नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सीटेट एग्जाम आपका आने वाला है। केवल 1.5 महीना आपके पास बचा है केवल, और उस 1.5 महीने में जो ईवीएस पूछी जाती है उसमें 15 नंबर का कंटेंट से पूछा जाता है और 15 नंबर का ईवीएस का पेडागोजी से पूछा जाता है। जो 15 नंबर कंटेंट से पूछा जाता है वो ईवीएस की 6 थीमों में से पूछा जाता है। ईवीएस की 6 थीम है एनसीईआरटी बुक्स में। पहली है परिवार एवं मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, चौथी है आवास, पांचवी है यात्रा, छठवीं है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो ये 6 थीम है। तो 7 to 8 नंबर यानी कि 7 से 8 नंबर के प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं, इन्हीं थीमों में से। तो एक एक करके मैं सारी थीमें आपको करवाने वाला हूं। 6 वीडियोस में 6 थीमों को करवा दूंगा और इन सबकी प्लेलिस्ट मैं बना के चैनल पर डाल दूंगा। प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सब 6 थीमों को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परिवार एवं मित्र को। जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें। जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर हम अपडेट्स डालते रहते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोई भी टॉपिक हम पढ़ने वाले होते हैं तो उस टॉपिक का मतलब होता है, वो जो शब्द है वो कहां से निकल के आया, उसका असली मतलब क्या है, तो वो चीजों को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला ही मैं आपको बता देता हूं, जो परिवार है जो हम पढ़ने वाले हैं वो अंग्रेजी के फैमिली से बना है, ये आपको पता होगा। फैमिली जो अंग्रेजी का शब्द है वो लैटिन भाषा से निकला है, फेमुलस से। कहां से निकला है? फेमुलस से। इसका मतलब ये होता है एक ऐसे समूह के लिए होता है जिसमें माता पिता और बच्चे आदि शामिल होते हैं। माता पिता, बच्चे आदि जिस समूह में शामिल होते हैं उसको फेमुलस बोलते हैं। फेमुलस से निकला है फैमिली, फैमिली से बना है हमारा परिवार। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो फेमुलस है, जो परिवार है वो 2 तरह का होता है, एक एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार होता है जॉइंट फैमिली, जहां पर माता पिता बच्चे होते हैं, इसके अलावा दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन। जो जॉइंट फैमिली होती है उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। जो एकल सिंगल फैमिली होती है जिसमें केवल माता पिता और बच्चे होते हैं उसको एकल परिवार कहते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पहले से पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो जैसे परिवार की अवधारणा क्या है, तो देखिए एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। और जो नोट्स बना सकते हैं वो अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये नोट्स आपके हमेशा काम आएंगे। ठीक है, परिवार एक सामाजिक संस्थानों में से सबसे महत्वपूर्ण परिवार क्या है, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, जैसे हॉस्पिटल है और कोई भी स्कूल है, घर परिवार है, तो ये संस्थाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं। इनमें परिवार क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, सर्वव्यापी है, प्रारंभिक है, प्रारंभिक सामाजिक संस्था है। प्रारंभिक यानी कि सबसे पहले बच्चा सीखता कहां से है? परिवार से। तो प्रारंभिक पाठशाला, प्रारंभिक सामाजिक संस्था, प्रारंभिक समूह परिवार को ही कहते हैं। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, सर्वव्यापी है और प्राथमिक संस्था है। भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, इसको रट लीजिए। भारत में समाज की बुनियादी इकाई क्या है? परिवार है। क्या है? परिवार। परिवार में रक्त संबंधों का होना आवश्यक है, इसको भी याद कर लीजिए। जब तक परिवार में ब्लड रिलेशन नहीं होंगे उसको हम परिवार नहीं कह सकते। अब देखिए ये जो डेफिनेशन वगैरह है ज्यादातर यूपी टेट वगैरह एग्जाम में पूछी जाती हैं, लेकिन कहीं से भी कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 3 डेफिनेशन, आप केवल 3 डेफिनेशन याद कर लीजिए। प्लेटो ने परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा है। पूछा जाए जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किस मनोवैज्ञानिक ने परिवार को कहा है, तो किसने? प्लेटो ने। गांधी जी क्या कहते हैं? बालक को प्रथम 5 वर्षों में जो शिक्षा मिलती है फिर कभी नहीं मिलती, फिर वह कभी नहीं मिलती। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, याद कर लीजिए। इलियट और मेरिल महोदय मनोवैज्ञानिकों ने क्या बोला है? परिवार विविध कार्यों वाली संस्था है। क्या है? परिवार विविध कार्यों वाली संस्था। तो 3 डेफिनेशन है, इन 3 डेफिनेशन 3 स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए केवल। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। परिवार का महत्व क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। परिवार मानव की जीवन का प्रारंभ कहां से होता है? परिवार से। उसकी प्रारंभिक एवं मूलभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो कहां से होती है? परिवार से। खाना पीना, रहना, कपड़े कहां से लेता है वो? परिवार से। परिवार में ही बालक की व्यक्तित्व और चरित्र की नींव पड़ती है। उसकी पर्सनैलिटी, उसको डेवलपमेंट कहां से होता है? सबसे पहले परिवार से। परिवार में रहकर व्यक्ति समाज के तौर तरीके सीखता है,
जो भी हमारी मान्यताएं होती हैं उनको सीखता है, जो भी हमारे आदर्श परंपराएं, जो हमारे सोशल मूल्य, सोशल वैल्यूज हैं, सामाजिक मूल्य हैं, उन सभी को कहाँ सीखता है व्यक्ति? परिवार में रहकर। परिवार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, दो तरह की शिक्षाएं होती हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक वो होती है जहां पर समय स्थान निश्चित होता है, जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, वो औपचारिक है, क्योंकि वहां पर पीरियड डिसाइड है, टीचर डिसाइड है, टाइम डिसाइड है। बच्चे जो परिवार में सीख रहा है उसका टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है, इसलिए वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, परिवार को समाज का लघु रूप कहते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है, जहां उसकी पहली टीचर, पहली शिक्षिका कौन होती है? मां। कौन होती है? मां। तो इसको आप रट लीजिए। अनुच्छेद 51 क के अनुसार, जो आर्टिकल 51 है उसमें ए, उसके अनुसार यह कहा गया है कि माता पिता का यह कर्तव्य है, माता पिता की यह ड्यूटी बनाई गई है कि वह स्वयं के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। तो हमारे संविधान में भी इसके लिए एक आर्टिकल बनाया गया है जिसमें जो गार्जियन है, माता पिता हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। तो ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछा जाएगा या 2 साल से ये नहीं पूछा गया है, ऐसा नहीं है। कोई बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो पहली बार ही पूछी जाएंगी। प्रीवियस पेपर का पूरा क्वेश्चन पेपर तो नहीं पूछा जाएगा, 25% प्रीवियस से लेंगे, 75% तो उनको नया ही पूछना पड़ेगा ना, सिलेबस से में तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं परिवार से। प्राचीन हिंदू परिवारों में स्त्रियों की जो स्थिति है वो प्रतिष्ठापूर्ण थी। प्राचीन जो हिंदू परिवार थे, स्थिति कैसी थी स्त्रियों की? प्रतिष्ठापूर्ण। पारिवारिक विघटन किसको कहते हैं? जब परिवार का विघटन हो जाता है, उसकी डेफिनेशन यह है कि परिवार के सदस्यों में मतैक्य एवं निष्ठा का समाप्त हो जाना अथवा पूर्व संबंधों का टूट जाना, पारिवारिक चेतना की समाप्ति हो जाना, अलगाव की स्थिति पैदा हो जाना, इन सभी चीजों को हम पारिवारिक विघटन कहते हैं। पारिवारिक विघटन कैसे होता है कि परिवार में जो संबंध है वो टूटते हैं, पारिवारिक चेतना है वो समाप्त होती है और अलगाव की स्थिति आ जाती है, यानी कि लोग अलग अलग रहना चाहते हैं, उसको हम पारिवारिक विघटन कहते हैं। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। तो ये भी आप याद कर लीजिए। ज्यादातर स्टेट के जो भी टेट एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादातर ये चीजें पूछी जाती हैं। कन्या भ्रूण परीक्षण एवं गर्भपात कब बैन किया गया था? 1994 में। ये भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये फैक्ट है तो फैक्ट की तरह ही है। ठीक है, पेडागोजी नहीं है, मैं आपको केवल कंटेंट पढ़ा रहा हूं। दहेज निषेध अधिनियम, दहेज लेना कब वो हुआ था? इसका अधिनियम कब बना था? 1961 में। उसके अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर भी 5 साल की कैद और 15,000 रुपए तक का जुर्माना है। ठीक है, तो दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? 1961 में। 1961 में कन्या भ्रूण परीक्षण पर कब प्रतिबंध लगाया गया? 1994 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। बाल विवाह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बाल विवाह से। ठीक है, बड़ा ही वो है, ये इंपॉर्टेंट है। समूचे विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। देखिए कितनी स्थिति गंभीर है, कितनी स्थिति दयनीय है। दूसरे स्थान पर है हम बाल विवाह में। आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे अधिक 68% बाल विवाह की घटनाएं होती हैं। सबसे कम हिमाचल प्रदेश में होती हैं 9%। सबसे ज्यादा कहां होती हैं? बिहार में। बाल विवाह में केवल दुष्परिणाम ही होते हैं, जिनमें सबसे घातक शिशु व माता की मृत्यु दर में वृद्धि ये पाया गया है। तो दुष्परिणाम ही होते हैं जब बाल विवाह करेंगे तो। ठीक है, बाल विवाह को रोकने के लिए रोकने के लिए आगे आए जिन्होंने सबसे प्रमुख योगदान दिया है, जो ही इतिहास में जो भी रहे हैं, वो हैं राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन। इन्होंने क्या है, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक बिल पास करवाया था जिसको स्पेशल मैरिज एक्ट कहा गया। इसके अंतर्गत शादी के लिए लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन बिल, फिर इसमें क्या किया गया, लड़कों की जो उम्र है वो 21 वर्ष कर दी गई और लड़कियों की 18 वर्ष। पहले 18 वर्ष लड़कों की होती थी और लड़कियों की 14 वर्ष। फिर दोबारा से स्पेशल मैरिज एक्ट के बाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन बिल लाया गया। उसमें क्या हुआ था, 21 वर्ष कर दी गई लड़कों की उम्र, 18 वर्ष लड़कियों की उम्र। बाल विवाह निषेध अधिनियम आया 2006 में। इसके अंतर्गत बच्चे अपनी इच्छा से वयस्क होने के 2 साल के अंतर्गत अपने बाल विवाह को अवैध घोषित कर सकते हैं। इसमें क्या था कि अगर किसी का बाल विवाह हुआ है तो जैसे ही वो वयस्क हो गए तो 2 साल का टाइम होता है, 2 साल के टाइम में आप उसको अवैध घोषित कर सकते हो। ठीक है, और बाल विवाह क्यों होते हैं?
लड़कों की शादी को माता पिता द्वारा अपने ऊपर एक बोझ समझना, बोझ समझते हैं वो लड़कियों को, इसलिए जल्दी कर देते हैं। शिक्षा का अभाव, आपकी पेडागोजी से रिलेटेड है, ये भी कंटेंट से रिलेटेड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये चीजें ना समझ विकसित करती हैं, आपकी समझ विकसित होगी तो अपने आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। शिक्षा का अभाव होता है उनमें, रूढ़िवादिता का होना, वहां पर रूढ़िवादी होती है, इसलिए अंधविश्वास होता है, और निम्न आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी होती है, निम्न होती है, इसलिए क्या है, लोग बचपन में ही अपनी लड़कियों का शादी कर देते हैं। तो ये आपका बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह इन कारणों से होते हैं, ठीक है। तो परिवार एवं मित्र कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। इससे जो भी प्रश्न प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उनकी हम मैराथन क्लास चलाएंगे ईवीएस के लिए। अभी आप जो 6 थीम है ईवीएस की, उनको आप याद कर लीजिए। ये आपके सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, कोई सा भी टेट हो, सब में पूछे जाते हैं ये चीजें, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।